ये मैं लवलीज पराठा। आज कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरे स्टोरी को एंजॉय कर रहे होंगे फुल। जो कभी मेरे चैनल पर न्यू आ रहे हो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी लाइन्स के ब्लॉग्स पसंद आते हैं प्लीज मुझे कमेंट्स करके अप्रिशिएट करना भी मत भूलिएगा। तो चलिए हम ए हार्टलेस लव मैरिज में, ये जो कि एक वन शॉट था, इसमें हम आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि मैं टेलीग्राम पे पोल डांसर शेयर कर रही हूँ, जो कि बहुत ही ज्यादा हॉट और बहुत ही ज्यादा हॉट स्टोरी है। तो जिन लोगों को भी, क्योंकि यूट्यूब पे अभी बहुत सारे कम्युनिटी गाइडलाइंस आ रहे हैं और पोस्टर्स वगैरह को लेकर भी आ रहा है, जैसे कि मेरे फर्स्ट चैनल पे स्ट्राइक आया है। तो आई होप आप लोग समझेंगे और मेरा साथ देंगे। तो जिन लोगों को भी अगर ये ऐसी स्टोरी सुननी है तो प्लीज वो मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने कम्युनिटी में पोस्ट किया हुआ है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड सभी चैनल पे मैंने डाला हुआ है। कहीं से भी लिंक पिक करो एंड देन ज्वाइन हो जाओ। वहाँ पे आपको बहुत सारे स्टोरीज सुनने और देखने को मिलने वाली है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि लास्ट पार्ट पे हमने देखा था, वांग जी गुस्से से विंग को बोलता है कि ये खाना तुमने बनाया है। विंग बोल देता है कि हाँ ये खाना मैंने बनाया है और उसे अभी पनिशमेंट मिलने वाली होती है। लेकिन और उसे पनिशमेंट मिलती भी है। उसे बोला जाता है कि पूरे घर की सफाई उसे ही करनी होगी। और इतना बोल करके वो वहां से जाने को होता है तो मिस तानिया पेपर लेकर के आ रही होती है। उसे देखकर वो एक डबल स्माइल करता है और वो पेपर मिस तानिया से ले लेता है। फिर टेबल पर लाकर रखते हुए कहता है, लिटिल एंजल, ये तुम्हारी आजादी पर कैद के पेपर है। तुम क्या चुनते हो ये तुम पे निर्भर करता है। जैसे ही वी उस पेपर को देखता है उसे पैनिक अटैक आ रहा होता है, क्योंकि वो कॉन्टैक्ट मैरिज का पेपर था। वो एक कैद से आजाद होकर दूसरे कैद में फंसना बिल्कुल भी नहीं चाहता था। उसे अस्थमा अटैक जैसा फील हो रहा था, उसकी सांसें हैवी हो रही थी और उसकी सांसें अटक भी रही थी। उसे अब समझ ही नहीं आ रहा था कि वो करे भी तो क्या करे और क्या ना करे। इसी सोच में वो उलझा हुआ था कि वांगजी दोबारा से कहता है, लिटिल एंजल, मैंने कहा कि इस पे साइन करो। पर वांगजी की बात सुनने के बावजूद भी विंग जो कि अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वांगजी एकदम से चिल्लाते हुए कहता है, लिटिल एंजल, मैंने कहा इस पर साइन करो। पर विंग नहीं कर रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे, उसके लिप्स कांप रहे थे और वो खुद कांप रहा था। वांगजी एक डबल स्मैक दे रहा होता है। उसे यकीन था कि विंग अपनी आजादी ही चुनेगा और वो साइन नहीं करेगा। विंग कहता है, ये तो शादी के पेपर है ना, फिर इसके साइन क्यों करने हैं? वांगजी कहता है उसके कान में धीरे से, मैं जानना चाहता हूँ कि किसने तुम्हें भेजा है, सो चुपचाप से साइन करो। विंग उसको देख रहा होता है और अपनी कांपी हुई हाथ से वो साइन कर देता है। वांगजी को यकीन नहीं हो रहा था कि सच में इसने साइन कर दिया। और अब वांगजी शॉकिंग होकर के विंग को देख रहा होता है। विंग साइन कर देता है और फिर वहां पे चुपचाप वो खड़ा रहते हैं। उसके बाद मिस तानिया कहती है, सर अब इस पेपर का क्या करें हम? वांगजी कहता है, इसे ले जाकर सबमिट कर दो, पर हाँ किसी को पता नहीं चलना चाहिए। मिस तानिया कहती है, ओके सर। इतना बोलकर वो चला जाता है, वहां से चली जाती है वहां से। उसके जाने के बाद वांगजी जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्सा था, वो सीधे विंग को खींचता हुआ अपने रूम में लेकर के आता है और उसके जबड़ों को पकड़ते हुए उससे कहता है, तुमने इतना इजीली साइन कर दिया, आखिर तुम चाहते क्या हो? हाँ, तुम क्या सच में मुझे मारने आए हो? विंग रोते हुए कहता है, मैं आपको क्यों मारूंगा सर? मैंने पहले भी कहा है आपसे कि मैं आपको मारने नहीं आया हूँ। मैं तो खुद बचता फिर रहा हूँ। मैं आपको क्यों मारूंगा सर? और वो इतना बोल करके रोना शुरू कर देता है। वांगजी जब उसको रोते हुए देखता है तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो उसे छोड़ देता है और कहता, ठीक है ठीक है, और इतना बोलकर वो ऑफिस के लिए चला जाता है। और वहीं अब जब मिस रेनन से उसकी जो मीटिंग फिक्स हुई थी तो वो उससे मिलने के लिए दोबारा से आता है। तो मिस रेनन कहती है, अब बताओगे भी कि हमें शादी कब करनी है? तो वो कहता है, मैंने शादी कर ली है। मिस रेनन कहती है, व्हाट? तो वो कहता है, हाँ मैंने शादी कर ली, क्या तुमने नहीं सुना? और रही बात तुम्हारे डैड की, तो मैं देख लूंगा उन्हें। तुम्हें मुझसे शादी करने की जरूरत नहीं है, सो तुम अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकती हो। और मैं बस यही कहने आया था। रेनन कहती है, थैंक गॉड, हाँ ये सबसे मुझे निजात मिल गया। तो मुझे अपने डैड को क्या कहना है? तो वांगजी कहता है, तुम अपने डैड को कुछ मत कहना, बस इतना ही कहना कि बाकी सारी चीजें मैं हैंडल कर लूंगा। रेनन कहती है, ठीक है मैं समझ गई। इतना बोलकर वो चली जाती है। उसके बाद वांगजी अभी भी विंग के बारे में ही सोच रहा होता है। तभी उसे सामने बहुत सारा व्हाइट रोजेस दिखता है। जब भी विंग को वो देखता था घर में काम करते हुए, तो विंग ना हमेशा व्हाइट रोज वाले बास के पास जाके खड़ा हो जाता था। और ये बात
अंकल ने भी नोटिस की थी और वांगजी ने भी नोटिस की हुई थी। तो वो जाता है और बहुत सारे वाइट प्रोड्यूस को बाई करता है। बाई करने के बाद वो वापस से मेंशन के लिए निकल आता है। घर आने के बाद वो सीधे सबसे पहले विंग को ढूंढता है और आते ही उसके हाथ में वो फ्लावर दे देता है। विंग कहता है इस फ्लावर का मैं क्या करूं। वांगजी जब उसको देखता है ऐसे सवाल करते हुए, वो अपने मन में कहता है ये इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है। फिर वो कहता है मैं इसे लेके आया हूँ, तो इसे अपने कमरे की वॉश में जाके लगा दो। विंग कहता है जी मैं लगा दूंगा। इतना बोलकर विंग जब जा रहा होता है तो वांगजी कहता है ठहरो। तो विंग रुक जाता है, फिर कहता है जी क्या हुआ। तो वांगजी कहता है "आ, कि तुम्हें मैंने कुछ काम दिया था। तो विंग कहता है हाँ, नीचे वाले फ्लोर का सारा काम मैंने कर दिया है, ऊपर वाला फ्लोर बचा हुआ है, मैं कर दूंगा ना, आपको कुछ चाहिए। वांगजी कहता है न नहीं। और इतना बोलकर वो स्टडी रूम में चला जाता है। विंग अब ऊपर वाले फ्लोर की सफाई कर रहा होता है। वांगजी को कॉफी पीनी थी, इसीलिए वो काका को आवाज लगाता है, जो कि काका सब्जी लाने के लिए बाहर गए हुए थे। कोई नहीं था वहां पे, अमित के बटलर हान वहां नहीं थे। विंग जब देखता है कि वांगजी आवाज लगा रहा है, तो वो ऊपर से नीचे आते हुए आ रहा होता है। तो उसके कपड़े गंदे हो गए थे और उसके बाल भी बिखर गए थे, और वो अभी ना बहुत बेकार, समझ लो कि बहुत गंदा मैला कुचैला दिख रहा था। और उसके नोज पे भी ना गंदा लगा हुआ था और चिक्स पे भी लगा हुआ था। ऐसे लग रहा था जैसे कि वो चिड़ियों के साथ ना लड़के आ रहा हूँ। वांगजी जब उसे देखता है तो ये तुमने क्या हाल बना रखी है। हाँ, और इतना बोलकर अनजाने में ही उसकी तरफ वो बढ़ जाता है और उसके नोज को, उसके चिक्स को, सभी जगह पे जितने भी लगे हुए थे ना, उन सभी चीजों को वो साफ करना शुरू कर देता है। विंग बहुत ही प्यार से वांगजी को ये सभी चीजें करते हुए देख रहा था और अपने मन में कहता है कभी कभी ये बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं और कभी कभी इतने ज्यादा रूड हो जाते हैं कि समझ ही नहीं आता कि इनका कौन सा रूप अच्छा है और कौन सा रूप बिगड़ाल है। वांगजी का जब साफ करके हो जाता है और जब उसे रियलाइज होता है कि विंग उसे ही अपनी दो फ्लफी आइज के साथ में टुकुर टुकुर निहार रहा है, तो वो कहता व्हाट, मेरे फेस पे कुछ लगा है या फिर कोई घड़ी लटकी हुई है, जब देखो तुम मुझे घूरते रहते हो। हाँ। और फिर उसके फोरहेड पे ऐसे टन से मारते हुए कहता है जाओ मेरे लिए कॉफी बना के लेके आओ। तो विंग कहता है ठीक है। इतना बोलकर विंग वहां से चला जाता है। वहीं वांगजी लिविंग वाले एरिया में जाके बैठ जाता है, टांग पे टांग चढ़ा करके। और वांगजी विंग को कॉफी बनाते हुए देख रहा था कि विंग किस तरह से किचन में इधर उधर नाच नाच करके सभी सामान को, जैसे कप हो गया, चम्मच हो गया, और कॉफी वाला जो सामान सब होता है जैसे चीनी, कॉफी पाउडर, ये सब को तैयार कर रहा था। वो उन सभी चीजों को वो देख रहा होता है और वांगजी उसको ऐसा करते हुए देख रहा होता है। उसे बड़ा मजा आ रहा था जिस तरह से विंग ये सब कर रहा था। वो बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था। फिर वो कहता है ऐसे तो तुम जब ये सारी चीजें करते हो तो मुझे बहुत अच्छे लगते हो, पर मुझे तुम्हारी आइडेंटिटी जाननी है। मैंने अब लगता है कि मुझे खुद से ही स्पाई कराना होगा। और इतना बोल करके वो स्वयं को बोलता है। स्वयं को फोन करने के साथ ही स्वयं वहां पे आ जाता है और कहता है किसी स्पाइकर को हायर करो और पता करो इसके बैकग्राउंड के बारे में। स्वयं तो पहले चौंक गया था, फिर कहता है आर यू श्योर बॉस कि हमें लिटिल एंजल के बारे में पता करना चाहिए। तो कहता क्यों नहीं जानना है कि आखिर उसे किसने भेजा है। स्वयं तो कुछ और ही सोच रहा था। तो कहता यस बॉस, इतना बोल करके और स्वयं बाहर चला जाता है। तब तक विंग भी कॉफी बना के लेके आ चुका था और उसके पास लाके रख देता है। और जब वो जा रहा होता है तो विंग कहता वांगजी कहता विंग से ठहरो। तो विंग कहता कुछ और चाहिए खाने में। तो वांगजी कहता अभी नहीं, शाम का सिलेक्ट बना देना तुम। मैं पी के बताता हूँ कैसा है, अगर गंदा हुआ तो दोबारा से बना के लाना। विंग कहता ठीक है। वांगजी वो कॉफी पीता है, उसे कॉफी बहुत ही अच्छी लगती है, पर विंग को परेशान करने के लिए और उसे वहां पे खड़ा करा कर रखने के लिए उससे कहता है सुनो इसमें चीनी थोड़ी कम है, तो एक और बना के लेके आओ। विंग बेचारा दोबारा से किचन एरिया में जाता है, फिर से कॉफी की सारी प्रिपरेशन करता है, फिर से बनाता है और फिर से उसके पास लेके आता है। वांगजी उससे कहता है ये ठीक है, मुझे एक कप और पीनी है तो लेके आओ। विंग बेचारा फिर से किचन में जाता है और फिर से बना के लाता है। मतलब अब उसने 3 बार कॉफी बना ली हुई थी। तब तक अंकल भी आ चुके थे और वो तीसरा जब बना रहा होता है तो अंकल आते हुए कहता है विंग ये क्या कर रहे होते हैं। तो विंग बोल देता है कि सर को कॉफी चाहिए। तो अंकल कहते हैं अरे तुम क्या कह रहे हो, सर ये वाली कॉफी नहीं पीते हैं, उन्हें ब्लैक कॉफी चाहिए होता है। तो विंग कहता है वो ऑलरेडी 2 पी चुके हैं और ये तीसरा बोला है उन्होंने लाने के लिए। अंकल को आश्चर्य हो रहा था और वो एक नजर
वांगजी को देखते हैं जो इधर ही देख रहा होता है और वो समझ गया था। तो फिर कहता ठीक है बना लो और जाओ। फिर अपने मन में कहते हैं दोनों में से किसी को पता नहीं है कि दोनों को एक दूसरे की परवाह है, पर दिखाते ऐसे हैं कि जैसे दो अजनबी हो। और इतना बोलकर धीरे से वो बोले थे अंकल वहां से चले जाते हैं। अंकल के जाने के बाद विंग वो कॉफी बना करके वांगजी को ला करके दे देता है। वांगजी भी वो कॉफी चुपचाप से पी रहा होता है। उसके बाद विंग कहता है आपको कुछ और चाहिए या फिर मैं जाऊं?" वांगजी कह देता है ठीक है अब तुम जा सकते हो"। वो जब जा रहा होता है तो वांगजी को याद आता है कि आज इसने बहुत सारा काम किया है, तो इसलिए उसे रोकते हुए कहता है ठहरो। तो विंग रुक जाता है, कहता है जी। तो कहता है हाँ तो तुम्हारा सारा काम खत्म हो गया? विंग कहता है ऑलमोस्ट हो ही गया है। और इतना बोलकर वो चला जाता है और ऊपर जाकर वापस से सारा काम करना स्टार्ट कर देता है। सब कुछ कर चुकने के बाद विंग जो कि बहुत ज्यादा थक चुका था, कह सकते हैं लिटरली बहुत बुरा गंदा वाला थका हुआ था, वो आता है और ऊपर वाले स्टेयर के कोने में जाके बैठा हुआ था क्योंकि उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो नीचे भी जा सके। और अपने हाथों को, अपने गलों को, अपने पैरों को स्ट्रेच करने का कोशिश कर रहा होता है। तभी वांगजी जो कि स्टडी रूम से बाहर निकल के आ रहा होता है क्योंकि रात का टाइम हो चुका था, तो वो देखता है कि विंग बहुत ज्यादा थका हुआ है और वो किस तरह से ये कर रहा है। तो वो थोड़ी देर के लिए रुक जाता है क्योंकि उसे पता है कि वो उसके सामने जाएगा तो वो उठ के भाग जाएगा, इसलिए वो रुक जाता है। फिर थोड़ी देर बाद जाके कहता है क्या आराम कर रहे हो? विंग कहता नहीं तो मैं कुछ भी नहीं कर रहा। और इतना बोलकर वो वापस से वांगजी के कमरे में भाग जाता है और वहां जाकर के फ्रेश हो जाता है। नीचे आकर के वांगजी को खाना वाना खिला देता है। खाना वाना खिला देने के बाद वांगजी दोबारा से अपने काम में लगा हुआ था। विंग जो कि बहुत ज्यादा थका हुआ था और वो सोचता है कि वो एक हॉट बाथ ले ले, इसलिए वो फिर वॉशरूम चला जाता है, नहाता है। और नहाने के बाद उसके पास पहनने के लिए जो कि कपड़े ज्यादा थे नहीं, वो तो बिना कपड़ों के ही आया था और यहाँ आया था तो वो अंकल के ही कपड़े पहना करता था, इसीलिए इसीलिए वो बाथ गाउन पहन लेता है। तो वो पहन के आ रहा होता, हालांकि वो बाथ गाउन जो कि वांगजी का था और विंग के बॉडी से ना वो बार बार गिर रहा था दोनों साइड से क्योंकि वो बहुत बड़ा लंबा चौड़ा था। उस समय वांगजी भी अपने कमरे में आ रहा होता है। जब वो वांगजी देखता है विंग के बॉडी को, क्योंकि अचानक से उसकी नजर उसके ऊपर चली गई थी जो कि बाथगाउन उसने वेयर किया हुआ था, वो उसके बॉडी से ना स्लिप करके नीचे गिर रही थी। वांगजी उसको देखता है तो देखते ही रह जाता है। अचानक से उसकी तरफ बढ़ता है और उसके बाथगाउन को सही करके उसे गोद में उठा लेता है। उसे गोद में उठाने के बाद बेड पे लाके रख देता है। विंग जो कि बहुत ज्यादा डरा हुआ था कि अब उसने ऐसा क्या कर दिया जो उन्हें ये पनिश कर रहे हैं। तो विंग धीरे धीरे कहता है आप ये क्या क्या कर रहे हैं, मुझे डर लग रहा है। वांगजी जब उसके मुंह से ये सुनता है तो वो कहता है तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है लिटिल एंजल, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं कर रहा हूँ। इतना बोल करके वो उसको बेड पे लाके लिटा देता है। धीरे धीरे से खुद उसके ऊपर आ जाता है और आने के साथ ही उसके बाथगाउन को खोल देता है। विंग जो कि वो नीचे से पकड़ा हुआ था और कहता है आप ये क्या करने का ट्राई कर रहे हैं?" वांगजी उसकी तरफ झुकते हुए उसके बॉडी को स्मेल करता है, क्योंकि विंग अभी नहा के आया था तो फ्रेश पेपरमेंट की स्मेल उसके बॉडी से आ रही थी, क्योंकि वो जो फेस साबुन यूज किया था विंग ने झाग वाला, वो पेपरमेंट स्मेल का ही था। वांगजी उसे स्निफ करता है, कहता है ये खुशबू मुझे बहुत पसंद है नो। और इतना बोल करके उसके चेस्ट एरिया पे छोटा छोटा पे किस करना स्टार्ट कर देता है। विंग जो कि पहले तो डिनाई कर रहा था, पर बाद में उसके मुंह से लाइट सा स्वीट सा मॉर्निंग साउंड निकल रहा था और वांगजी को ये अच्छा लग रहा था। देखते देखते कब वांगजी विंग के साथ अग्रेसिव हो गया, न वांगजी को पता चला न ही विंग को पता चला और उन दोनों का हॉट राउंड शुरू हो जाता है। वांगजी विंग के पूरे बॉडी को ऑब्जर्व करने के बाद जैसे ही उसके अंदर इन करने वाला होता है, विंग उसको धक्का दे देता है क्योंकि उसे वो याद आ गया था कि किस तरह से वो जो 50 साल का ठरकी इंसान था वो विंग के साथ भी तो यही करने का कोशिश कर रहा था। और वांगजी भी जब उसको टच कर रहा था तब वो भूल गया था, लेकिन जैसे ही वो उसको इन करने वाला होता है विंग उसको धक्का दे देता है। वांगजी को इतना बेइज्जती महसूस फील हो रहा था कि वो उसको घूर के देख रहा था, लेकिन विंग उठ करके भाग जाता है वॉशरूम में और डोर बंद कर देता है और नीचे बैठ जाता है। फिर रोना शुरू कर देता है। रोनों की आवाज बाहर रूम में भी आ रही होती है। वांगजी पहले तो उसे बहुत गुस्सा आ रहा था कि आखिर उसने ऐसा किया तो किया क्यों, और उसे वो धमकाने वाला और डराने वाला भी होता है, इवन उसको थप्पड़ भी लगाने वाला होता है। लेकिन जब विंग बाथरूम में जाकर के रोना शुरू कर देता है तो वांगजी को फिर से अच्छा नहीं लग रहा होता है।
और वो डोर के पास जाके खड़ा हो जाता है। 15 मिनट ऐसे ही बीत जाते हैं। हांगजी को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से ये रोने क्यों लगा। फिर वो वहीं पे वो भी टिक के बैठ जाता है। दोनों उसी तरह से बैठ के सो जाते हैं। अगले दिन सुबह वांगजी को काम था, इसलिए वो जल्दी से उठ जाता है और वो डोर पे नॉक करता है। तो विंग की नींद खुल जाती है और वो डोर ओपन कर देता है। वांगजी इसको गुस्से से घूर के देख रहा होता है। विंग अपना सर झुका के साइड हो जाता है और वांगजी अंदर चला जाता है। वांगजी अंदर जाता है तो वो फ्रेश हो रहा था और अभी भी रात के इंसिडेंट्स के बारे में ही सोच रहा था कि किस तरह से फाइनल तक आते आते विंग ने उसे धक्का दे दिया। मतलब एक तरह से ये बेइज्जती हुआ ना, मतलब मुंह तक निवाला आते आते छीन लेना, ऐसा फील हो रहा था वांगजी को। तो विंग, वो भी उसे बहुत बुरा लग रहा था। वो ऐसा करना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन उसे अचानक से वो सब कुछ याद आ गया था। इसी वजह से उसने ऐसा फैसला किया था और अचानक से उसने रिएक्ट किया था। वांगजी फ्रेश होता है और विंग को सीधा अवॉइड करते हुए नीचे चला जाता है। नीचे डाइनिंग एरिया में अंकल ने सभी चीज़ें का प्रिपरेशन करके रखा हुआ था और वो बस विंग के और वांगजी के आने का वेट कर रहे होते हैं, क्योंकि अब दोनों शादीशुदा थे। लेकिन वांगजी अकेले आया था और चुपचाप वो नाश्ता कर रहा था। अंकल बार बार ऊपर देख रहे थे। उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो वांगजी से पूछे, तो वांगजी कहता है वो ऊपर है, अगर आपको उससे मिलना ही है तो आप जाके मिल सकते हैं, लेकिन मेरे जाने के बाद। इतना बोल करके वांगजी चुपचाप से नाश्ता करने लगता है और अंकल फिर आराम से अपनी जगह पे खड़े हो जाते हैं। उसके जाने के बाद अंकल ऊपर आते हैं और विंग उस कमरे में बैठ करके रो रहा होता है। अंकल आते हैं उसके लिए खाना लेकर के, उसे खाना दे देते हैं। उससे बहुत बार पूछते हैं कि बात क्या है, बताओ। तो वो कुछ भी जवाब नहीं दे रहा होता है। उसके बाद अंकल चुपचाप से नीचे चले जाते हैं। जो घर का काम वाम था वो सब कुछ करते हैं। शाम का टाइम हो रहा था तो वांग जी एक सेट कपड़ा उसके लिए भिजवाता है और बोल देता है अंकल को कि ये रिंग को पहना कर रेडी रखिएगा, मैं आऊंगा उसे और अपने साथ पार्टी में ले जाऊंगा। अंकल को समझ नहीं आ रहा था कि इतने दिनों में पहली बार है जब वांग जी किसी को अपने साथ पार्टी में ले जा रहा है। इसलिए वो भी चुपचाप से वो बैग ला करके रिंग को दे देता है और रिंग को समझा देता है कि साहब आएंगे उससे पहले ही तुम रेडी रहना, वो तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे। रिंग को पता था कि वो मना करेगा, फिर भी उसके बावजूद उसे पनिशमेंट मिलेगी। इससे अच्छा है कि वो उसकी बात मान ले। वो रेडी हो जाता है और हल्का सा मेकअप वो भी अप्लाई कर लेता है। रिंग देखने में जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा था और वो सूट का पियर जो सेट था वो ब्लैक था। राम जी जब उसे लेने के लिए अंदर आता है, जैसे ही डोर ओपन करता है तो विंग ड्रेसिंग के सामने बैठा हुआ था। वो विंग को देखता है तो बस देखते ही रह जाता है। विंग इतना ज्यादा खूबसूरत और एलिगेंट लग रहा था, साथ में बहुत ही ज्यादा क्यूट भी। वांगजी का मन कर रहा था कि वो सीधे विंग को पकड़े और उसे किस करे, और वो ऐसा करता भी है। वो उसके पास आता है, उसके बालों को पकड़ता है, उसको चिन को ऊपर करता है, उसके लिप्स पे टूट पड़ता है। उसे जी भर कर किस कर लेने के बाद उसे सेपरेट होते हुए कहता है, लिटिल एंजल, तुम्हें देखने के बाद मुझे कहीं और जाने का मन नहीं हो रहा है। कहीं तुम्हारा इरादा मुझे सीड्यूस करने का तो नहीं है ना? विंग अपनी मासूमियत आवाज में कहता है, नहीं तो मैं सब क्यों क्यों करूंगा भला? वांग जी फिर उसके बालों को और सभी चीजों को सेट करता कहता है, परफेक्ट, चलो मेरे साथ। और इतना बोल करके वो उसे अपने साथ लेकर कार में आता है। जब सुयांग उसे देखता है तो देखता ही रह जाता है, क्योंकि वाकई में विंग बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा था, बहुत ज्यादा। सुयांग को देखते हुए जब वांगजी देखता है तो वांगजी कहता है सुयांग बेचारा चुपचाप से आगे जाकर बैठ जाता है और फिर कार डेस्टिनेशन की ओर निकल जाती है। ये पार्टी थी जहाँ पे वांगजी को जाना था। वहाँ पे बहुत बड़े पॉलिटिशियंस, बहुत सारे लोग भी आए हुए थे और इवन एक्टर्स, गैंगस्टर्स, हर फील्ड के लोग वहाँ पे थे। वांगजी जैसे ही वहाँ पहुँचता है सबसे पहले वो बाहर निकलता है। वो लग रहा था कि ओनली फॉर वांगजी आया है, लेकिन जब वांगजी उठ करके दूसरी साइड जाता है तो सभी लोगों को क्यूरियोसिटी हो रही थी कि क्या वांगजी के साथ कोई और भी आया है। और सभी लोगों की निगाहें उस तरफ की थी, क्योंकि पार्टी एक गार्डन एरिया में रखा हुआ था। वांगजी सबसे पहले तो विंग की तरफ का डोर ओपन करता है और अपना हाथ बढ़ाता है। विंग भी वांगजी के हैंड को पकड़ते हुए आराम से बाहर निकलता है। बाहर निकलता है, इतने सारे लोगों को देखकर वो तो डर ही गया था और वो फटाक से वांगजी के सीने में छुप जाता है। वांगजी उसे केयर्स करते हुए कहता है, डरो नहीं, मेरा हाथ कस के पकड़े रहो, तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा। विंग हाँ में सर हिला देता है। उसके बाद वांगजी उसके हाथ को बहुत जोर से पकड़ता है और उसे अपने साथ लेकर के आ रहा होता है। जितने भी लोग थे वो सभी लोग वांगजी का पिक्चर क्लिक कर रहे थे और साथ में विंग का।
रिंग जिसने अपना फेस नीचे किया हुआ था, तो वांगजी कहता है तुम्हें किसी से छुपने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे पार्टनर हो, इसलिए शान से सामने की ओर देखे, समझ गया ना। रिंग हाँ में सर हिला देता है और वो भी सामने की ओर देख रहा होता है। अब सभी लोग पिक्चर क्लिक कर चुके थे और वांगजी उसे लेकर के आता है और एक एक करके सबसे इंट्रो करता है। रिंग जैसे ही एक शख्स को देखता है वो बहुत ज्यादा डर जाता है और वांगजी के पीछे छुप जाता है। वांगजी को लगा कि शायद विंग को वही शख्स दिख गया है जिसने विंग को भेजा है उसे मारने के लिए। तो कहता क्या तुम्हें तुम्हारा कोई पार्टनर मिल गया। विंग जो कि बहुत ज्यादा डरा हुआ था वो वांगजी के बाहर आ ही नहीं रहा था। वांगजी कहता फॉर गॉड सेक बाहर आओ और बताओ मुझे। विंग कुछ भी नहीं बोल रहा था और वो बस पीछे पीछे छुप रहा था। वांगजी उसे खींच कर सामने लाता और कहता है मैंने कहा बताओ मुझे कौन है वो। अभी वो शख्स जिसे विंग ने उस होटल में उस थड़की इंसान को मारा था ना लैंप ले करके, वो वांगजी के पास आ जाता है और विंग को देखते हुए वांगजी को मॉक करते हुए कहता है तो आप भी ऐसे शौक रखते हैं सर। हाँ मुझे लगा नहीं था कि आपको भी इन जैसे लड़कों में इंटरेस्ट होगा। हाँ, वैसे मैं तो इसको टेस्ट नहीं कर सका, आप ही कर लीजिए। और इतना बोलकर हाथ बढ़ाने को होता है। वांगजी को उसकी बातें सुनकर इतना गुस्सा आ रहा था, आखिर वो कहना क्या चाहता है। वांगजी उसके हैंड को लेता है और सीधे मोड़ देता है और कहता है क्या बकवास कर रहे हो तुम। हाँ, तो वो जो इंसान था वो एक पॉलिटिशियन ही था और साथ में एक बिजनेसमैन भी। तो कहता है मैं गलत क्या कह रहा हूँ सर, ये ये एक प्ले बॉय कह सकते हैं हम इसे, और ये अपनी जिस्म फरोशी करता है। मैंने इसे बोला था तो ये मेरे सर पे लैंप मार के भागा है, देख रहे हैं ये निशान, ये अभी भी है और ये इसी की देन है, और आप इसके साथ घूम रहे हैं तो मैं क्या समझूंगा सर। वो ऐसा बोल रहा था तो लोग जो थे वो विंग को देखने लगे थे और साथ में वांगजी को भी। वांगजी को जब ये रियलाइज होता है कि बहुत सारे लोग उसे देख रहे हैं, वो गुस्से के मारे दांत पीसने लगता है और विंग को देखते हुए कहता है क्या ये सच बोल रहा है। विंग जो कि बहुत ज्यादा डरा हुआ था वो कुछ भी नहीं बोल रहा था, वो क्या बोले भला। उसे चुप देख करके वांगजी को बहुत तेज गुस्सा आता है। वांगजी विंग को खींचते हुए गार्डन एरिया में लाता है। विंग जो कि रोना शुरू कर चुका था, उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा था वांगजी के इस ऑरा को देख करके। तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बोले वो। वांगजी कहता है मैं कुछ पूछ रहा हूँ लिटिल एंजल, क्या वो सच कह रहा है। विंग अभी भी कुछ भी नहीं बोल रहा था, तभी पीछे से आवाज आती है विंग, विंग तुम यहाँ हो। वो आवाज सुनकर विंग जैसे ही पीछे पलटता है तो वो कहता है जैंगचन तुम यहाँ क्या कर रहे हो। हाँ, जैंगचन वहां आते हुए कहता है मैं यहाँ क्या करूंगा, जो कुछ भी करना था वो तो तुमने किया है ना, मैं क्या करूंगा, मैं तो अच्छा खासा यहाँ पे हूँ, और तुम अपने घर से भाग क्यों आए। हाँ, क्या तुम्हें तुम्हारे घर वालों ने बाहर निकाल दिया। तो विंग कहता नहीं, मुझे उन लोगों ने बाहर नहीं निकाला बल्कि, और वो चुप हो जाता है। तो जंगचे कहता है ठीक है ठीक है, और वो तुम्हारा होने वाला फियांसे वो कहाँ है। तो रामजी को और गुस्सा आ रहा था, वो कहता जान से विंग की बात सुन, वांगजी की बात सुनकर जंगचिन कहता है और ये कौन है, क्या तुमने नया सुगर डैडी पटाया है। सच ही कह रहा था तुम्हारा फियांसे, तुम बस पैसों के पीछे ही भागते हो और कुछ भी नहीं, जहाँ पैसा देखा नहीं कि तुम आदमी को फंसाना शुरू कर देते हो। विंग कहता है नहीं जंगचिन, ऐसा नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया है, तो मैंने इन्हें नहीं फंसाया है। वांगजी की तो कोई बात पल्ले नहीं पड़ रही थी और वो कहता है आखिर तुम लोग कहना क्या चाहते हो। विंग कहता है हम लोग कुछ बातें नहीं कर रहे, हम लोग चलते हैं यहाँ से, ठीक है ना। वांगजी कहता है मुझे अभी के अभी सच जानना है, इसलिए तुम दोनों मेरे साथ मैंसन चल रहे हो। वांगजी उस पार्टी में बिना किसी से कुछ मिले वहां से विंग को पकड़ के लेके आता है और साथ में जियांगचंग को भी आने के लिए कहता है। जियांगचंग कहता है कि मैं एक पॉलिटिशियन का पीए हूँ तो मैं नहीं जा सकता। वांगजी कहता है अगर तुम नहीं चलो तो मैं तुम्हें उठा के ले जाऊंगा। बेचारा वांगजी वो दूसरे को बोल देता है अपने उस राजनेता का ख्याल करने के लिए, और वो विंग के साथ और वांगजी के साथ उसके कार में आकर बैठ जाता है। पूरे 2 घंटे बाद सभी लोग लैंड मैंसन में थे, इवन अंकल हान भी थे, सुयांग भी था, और विंग अपना नजर गिराए वहां पे चुपचाप खड़ा बस रोए जा रहा था। वांगजी उसको देख रहा था और उसको बहुत तेज गुस्सा आता है। वो एक हाथ मारता है सामने वाले ग्लास टेबल पे और ग्लास टेबल चकनाचूर। ये देखकर तो विंग और भी ज्यादा डर गया था और जियांगचेंग भी डर गया था। फिर वांगजी कहता है 5 मिनट, बस 5 मिनट है तुम दोनों के पास, तुम दोनों में से कोई एक तोते की तरह जल्दी जल्दी से रटना शुरू करो, आखिर मुद्दा क्या है। जियांगचेंग उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा था वांगजी के इस टाक एंड ऑरा को देख करके, तो वो बोलना शुरू कर देता है कि ये और हम दोनों कजन भाई हैं। विंग की शादी जाओ फैमिली में सेट हुई थी और जो साओ जिंगजिंग था ये उसका होने वाला फियांसे था।
सब कुछ अच्छा चल रहा था। अचानक से एक दिन इसको पता नहीं इसके बाबा ने इसे कहीं और भेज दिया और कहा कि वहां से पैसे लेके आने के लिए। विंग तो नहीं माना, लेकिन वो वहां से भाग आया। फिर जब उसके बाबा ने देखा कि ये बिना पैसे तो ही चला आया है, तो उसके बाबा ने विंग को बहुत मारा था। पर इसने मुझे बताया कि उसके बाबा ने किसी आदमी के साथ नाइट स्पेंड करने के लिए विंग को भेजा था, ताकि वो उसे पैसा दे और जब विंग की शादी होगी तो उसमें वो खर्च कर सके। पर विंग ने ऐसा नहीं किया और वो भाग आया था। ये सब सुनकर वांग जी को बहुत तेज गुस्सा आ रहा होता है। उसके बाद जियांग आगे कंटिन्यू करते हुए कहता है, उसके बाद से इसके बाबा रोज उसी तरह से उसे परेशान करने लगे थे। और उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता। हाँ, जहाँ तक मुझे पता है कि उसके फैंसे ने भी इस काम में मदद की थी और कहा था कि तुम चाहो तो ये काम कर सकते हो और उसके बाद जो पैसा होगा उससे हम अपना घर चलाएंगे। और विंग को ये सभी चीजें डिस्कस्टिंग लग रही थी। फिर बाद में क्या हुआ मुझे नहीं पता सर, बस मुझे इतना ही पता है। उसके बाद मैं अपने काम के सिलसिले में यहाँ चला आया था और फिर इसके साथ क्या हुआ मुझे नहीं पता। और आज मैं अचानक से इससे मिल गया था, इसलिए मैंने बस इससे पूछना चाहा कि क्या ये अभी भी वही काम करता है या फिर इसने कोई सुगर डैडी पटा ली। इतना बोलकर यांगची चुप हो जाता है। वांगजी अब घूर घूर कर विंग को देख रहा होता है। विंग के देखने के कारण ही विंग की तो हालत खराब हो रही थी, उसके प्राण हलक में अटके हुए थे और वो सोचने के लिए मजबूर भी नहीं होना चाह रहा था कि वांगजी उसको लेकर क्या वाइल्ड थॉट रख रहा होगा अभी। क्या उसे मारकर टागर को खिला देगा या फिर मगरमच्छ को खिला देगा या क्या ही करेगा वो। वांगजी फिर से चिल्लाते हुए कहता है, बस 5 मिनट, अगर तुमने नहीं बताया तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। विंग हिलते हुए कहता है, मैं मैं ये सभी चीजें नहीं करना चाहता था। मुझे मेरे होने वाले फियांसे ने सेक्स रैकेट के हाथे बेचने के लिए मेरे बाबा को उकसाया और उन लोगों ने मिलकर मुझे सेक्स रैकेट चलाने वाले हाथों बेच दिया। और जब मुझे रेडी करके भेजा गया तो ये वही पॉलिटिशियन था जो आज आज हमें पार्टी में मिला था और मैंने इसे मार करके मैं भाग आया। जब मैं शहर आया था तो मैं किसी के कार से टकरा गया था और मेरा एक्सीडेंट हो गया। जब मुझे होश आया तो अंकल अंकल मुझे अपने साथ ले आए थे और फिर ये सब कुछ हो गया। मैं यहाँ से जाना चाहता था, मैं आपको इस सब दलदल में नहीं धकेलना चाहता था, पर आप मेरी बात सुन ही नहीं रहे थे तो मैं क्या करता। मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था और मुझे बस उन लोगों से बचना था, इसलिए मैं चुप था। इतना बोलकर विंग रोना शुरू कर देता है। अब जा करके वांगजी को बहुत तेज गुस्सा आ रहा था कि उसने विंग के ऊपर इतना जाति किया, इतना अत्याचार किया, इवन मारा भी कई बार। क्यों क्यों नहीं उसके बैकग्राउंड के बारे में पता कराया। हालांकि वो अपने हर दुश्मनों का बैकग्राउंड बहुत जल्दी निकलवा लेता था, लेकिन विंग के मामले में उसने इतना ढिलाई क्यों किया। उसे बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। वो सुयांग को बोलता है कि इसे वापस से पार्टी में छोड़ दो। जियांग चेंग को लेकर के सुयांग वहां से चला जाता है। वांगजी विंग को खींचते हुए कमरे में लाता है और उसे बेड पर फेंक देता है। वांगजी अपने कपड़ों को उतार करके उसके साथ ब्रूटल तरीके से इंटीमेट होना शुरू हो जाता है और इस बार उसने उसे प्रिपेयर तक नहीं किया था, सीधे उसके अंदर इन कर जाता है और उसके साथ जबरदस्ती उसके साथ सेक्स करना स्टार्ट कर देता है। जब वांगजी ऐसा कर रहा था तो विंग बहुत चीख रहा था, उसकी आवाजें नीचे तक जा रही थी और सभी लोगों के कानों में भी पड़ रही होती है। वांगजी ऐसे ही कंटिन्यूअसली विंग के साथ कई बार सेक्स करता है और विंग जो कि अधमरा हो चुका था। वांगजी आधी रात में जब विंग को देखता है, उसे विंग पर बहुत तेज गुस्सा आ रहा था और ये उसे पनिशमेंट दे रहा था। वांगजी उसे देखते हुए कहता है, आखिर क्यों क्यों नहीं तुमने मुझे बताया ये सारी चीजें। मुझे बाहर वाले लोगों से पता चलती है कि तुम्हारी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं बताया है। अगर तुम मेरी लाइफ में आए हो तो मैं तुम्हें अपनी लाइफ से कभी जाने नहीं दूंगा, माय लिटिल एंजल। इतना बोल करके वो उसके फोरहेड पर किस करता है और फिर उसे होल्ड करके वो सो जाता है। अगले दिन सुबह विंग, उसका पूरा चेहरा सफेद पड़ा हुआ था और वो अधमरा सा हो चुका था, क्योंकि वांगजी ने उसके साथ इतना बार कंटिन्यूअसली सेक्स किया था कि उसकी बॉडी जवाब दे रही थी। अगले दिन सुबह वांगजी विंग को देखता है तो उसे बहुत अच्छा भी लग रहा था और बहुत बुरा भी। फिर गुस्से में आकर के वो हमेशा ही विंग को हर्ट कर देता है। फिर वो सुयांग को बोल करके दवाई मंगवाता है और वांगजी विंग को उठा करके दवाई खिला करके उसे अच्छे से बॉडी वाइप करके सुला देता है। पूरा दिन विंग सोता रहता है और वांगजी उस दिन उसका पूरा ख्याल रखता है।
जो पार्टी में हुआ था वो न्यूज फैली हुई थी और वांगजी अभी उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। रात तक विंग की हालत थोड़ी सुधर लग रही थी। वांगजी उससे पूछता है, क्या तुम ठीक हो? विंग कहता है, मैं ठीक हूँ। अब चाहे तो आप अपना काम कर सकते हैं, पूरा दिन आप मेरे पास ही बैठे हुए थे। वांगजी कहता है, ठीक है, मैं जा रहा हूँ। इतना बोलकर वो नीचे आता है और सुयांग को और मिस तानिया को दोनों को बुलाता है। मिस तानिया भी आनन फानन में ऑफिस से आती है और उसके सामने खड़ी थी। तो वांगजी से कहता है, जितने भी रिपोर्ट्स और न्यूज जो कुछ भी फीड हो रहा है सोशल मीडिया पे, टीवी पे, हर जगह से डिलीट करवाओ। मुझे आधे घंटे के अंदर सब कुछ डिलीट चाहिए। मिस तानिया कहती है, ओके बॉस। और सुयांग भी बोलता है, ओके बॉस। इतना बोलकर दोनों अपने काम पे लग जाते हैं। उसके बाद आधे घंटे के अंदर ही विंग से जुड़ी हर न्यूज को उड़ा दी गई हुई थी। अब ये न्यूज तो आधे घंटे से फीड हो ही रही थी, तो सभी लोगों को पता चल गया था। उन सेक्स रैकेट वाले को भी पता चल गया था कि विंग कहाँ है। तो वो आते हैं और उस पॉलिटिशियन से बात करते हैं भाई ठक्की से। वो बता देता है कि यहाँ के सबसे बड़े जो बिजनेसमैन है उसके साथ वो देखा गया है, शायद से वो उसका पार्ट टाइम और प्लेजर थिंग हो सकता है। तो उन सभी लोगों का कारवा लैंड मेंशन की तरफ आ जाता है। जैसे ही लैंड मेंशन के सामने इतनी सारी गाड़ी को देखता है सुयंग, वो भागता हुआ अंदर आता है और वांगजी को बोलता है कि बाहर बहुत सारी कारें आई हैं। वांगजी को पता ही था कि ऐसा ही कुछ सीन बनने वाला है, इसलिए वो कहता है, विंग के रूम के सामने, आई मीन कि मेरे कमरे के सामने किसी को खड़ा करो, और हाँ, ध्यान रहे कि मेरे कमरे की खिड़की वगैरह सब कुछ बंद हो। सुयंग खुद पर्सनली जा करके वांगजी के रूम की खिड़कियों को बंद कर देता है। 2 बॉडीगार्ड को हायर कर देता है। विंग जो कि दवाई लेने के बाद सो रहा होता है। फिर वांगजी बटलर हान को बोलता है कि अंकल, आप विंग का ख्याल रखेंगे, मैं इन सभी चीजों को अभी निपटा के आता हूँ। अंकल हाल समझ गए थे कि अभी खून की नदियां बहने वाली हैं। वांगजी 2 पिस्टल को अपने बैग में निकाल कर देखता है तो वो पूरा का पूरा रिलोडेड था। वांगजी फिर स्वयं के साथ बाहर आता है और आने के साथ ही वो गेट ओपन करने का इशारा करता है। हालांकि जहाँ पे वांगजी खड़ा था वहां से सामने का पूरा फील्ड था और दूसरी तरफ 2 गार्डन थे, मतलब एक लेफ्ट साइड गार्डन था, एक राइट साइड गार्डन था, इस तरह से था और बीच में गाड़ी आने जाने के लिए बहुत सारा जगह था। उसमें से बहुत सारे लोग बाहर आते हैं और जो रैकेट चलाता था वो भी कम पावरफुल आदमी नहीं था। वो भी बाहर आता है और आकर के वांगजी के पास आते हुए बड़े ही पोलाइट वे में कहता है, आई एम सॉरी सर कि मैंने आपसे अपॉइंटमेंट नहीं लिया, पर मेरा कोई कीमती सामान आपके पास रह गया है, तो आप उसकी फीस मुझे दे दीजिए या फिर उसे मेरे साथ जाने दीजिए ताकि हम उससे और भी अर्निंग कर सकें। अर्निंग की बात सुन करके वांगजी को इतना गुस्सा आता है कि उस शख्स को वो 1 लात मारता है और वो शख्स हवा में उड़ता हुआ सीधे सीधे 2 फुट दूर जाके गिरता है। वांगजी कहता है चिल्लाते हुए, एवरीबॉडी कैच देम। और इतना बोलने के साथ ही उसके सारे बॉडीगार्ड जितने भी लोग आए हुए थे सबको डंडा लेकर के, रड लेकर के मारना शुरू कर देता है। जितने भी लोग थे वो सब ऐसे इधर उधर तितर बितर हो रहे थे, जैसे कि लाठी चार्ज नहीं करते पुलिस वाले, वैसे वांगजी के सारे बंदे उन सभी ऊपर के लाठी चार्ज कर रहे थे। वो सब मारते 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 अधमरा कर दिया हुआ था। सुयांग वांगजी के पीछे एक कुर्सी लाके रख देता है। वांगजी बड़े ही स्टाइल में उस कुर्सी पे बैठ जाते हैं, मानो कि वो अपने जंगल का शेर हो और इकलौता राजा भी। और जो वो चलाने वाला रैकेट का जो मास्टर था, वो जब ये सब देख रहा होता है, वो डर के मारे इसके प्राण हलक में आ गए हुए थे। और वो ये देखता है तो वो अपने घुटनों पर बैठ जाता है, कहता है, आखिर आप चाहते क्या है माई बाप? वांगजी कहता है, आज के बाद, अगर आज के बाद तुमने उसके नाम का मेंशन भी किया गलत वे में या किसी भी तरीके से, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वो ढीठ अभी भी नहीं सुधरा था। वो कहता है, माई बाप, अगर आपको इतना ही पसंद है तो आप मुझे पैसे दे दीजिए और आप उसे चाहे तो रख सकते हैं। वांगजी उसको वापस 1 लात मारता है और वो फिर वहीं पे धड़ाम से गिरता है। और वांगजी उससे कहता है, पैसे के बारे में तो बोलना भी मत, क्योंकि वो मेरी वाइफ है। इतना सुनना था ही कि वो बेचारा जो था, लग रहा था जैसे कि मानो उसे किसी जिन या प्रेत आत्मा ने पकड़ लिया हो। उसकी आत्मा तो उसको छोड़ के भागी गई थी। वो कहता है कि क्या कहा आपने? वांगजी कहता है, तुमने सुना नहीं, वो मेरी क्यून है, इस जंगल की शेरनी है वो। इतना बोल करके वांगजी उसको सीधे शूट कर देता है। बेचारा ऑन द स्पॉट मर गया था, बिना वजह ही आया था लड़ने के लिए, दे दिए अपने प्राण उन्होंने। वांगजी उसके बाद स्वयं को कहता है, सभी चीजों को क्लीन करो।
वो सभी लोग उन सभी मेस को क्लीन करते हैं और जितने भी बंदे थे उसको कूट पीट के बराबर किया हुआ था, तो उन सबको हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया जाता है। उसके बाद वो अंदर आता है तो देखता है कि विंग अभी भी पीसफुली सो रहा होता है। वांगजी ये देखता है तो उसे अच्छा लग रहा होता है और वो विंग के बगल में जाकर के उसको होल्ड करते हुए लेट जाता और कहता है, माय लिटिल एंजल, तुम जब मेरी लाइफ में आ ही गए हो तो मैं तुम्हें कहीं भी नहीं जाने दूंगा। तुम हमेशा मेरे साथ इस जंगल में रहोगे और राज करोगे। थोड़ी देर बाद जब विंग की नींद खुलती है तो वो कसमसा रहा होता है, तो वांगजी उसे होल्ड करते हुए कहता है, क्या हुआ, तुम्हें दर्द हो रहा है? विंग कहता है, नहीं मुझे दर्द नहीं हो रहा है, मुझे भूख लगी है। वांगजी कहता है, ठीक है मैं तुम्हें ले चलता हूँ नीचे। विंग कहता है, नहीं मैं नहीं जाना चाहता। वांगजी कहता है, मैंने कहा ना मैं ले चलता हूँ। इतना बोलकर विंग को वो कैरी करता हुआ नीचे लेके आता है। सभी लोग उसे देख रहे होते हैं और खासकर सोयांग को बहुत ही अच्छा लग रहा होता है। सोयांग भी आके डाइनिंग टेबल पे बैठ जाता है और मिस तानिया भी ज्वाइन की हुई थी। मिस तानिया सोयांग को ऐसे क्यों नहीं मारते हुए कहती, दो लव बर्ड्स को देखो तो। और वो धीरे से बोल रही होती है। विंग जो कि सुन चुका था वो वांगजी को देख रहा था, मिस तानिया को भी देख रहा था और सोयांग को भी देख रहा था। हालांकि ये बात तो वांगजी भी ने भी सुनी थी, तो वांगजी वापस से विंग को अपनी केज में लेते हुए अपनी ओर खींचता और कहता, क्यों अच्छे नहीं लग रहे हैं? मिस तानिया कहती, ओह सर, मुझे कॉम्प्लीमेंट देने का मौका तो दीजिए, मैं आपको कॉम्प्लीमेंट दे दूंगी। आप इतने प्यारे लग रहे हैं कि किसी की नजर न लगे। आप 7 जन्म क्या 100 जन्मों के लिए एक दूसरे के लिए ही बने रहे और हमेशा ऐसे ही लवी डबी होते रहे, ताकि हम लोगों को भी कुछ अच्छे अच्छे सीन देखने को मिले। वांगजी कहता है, बस बस बहुत हो गया, खाना खाओ। फिर सभी लोग खाना खाते हैं। उसके बाद सभी अपने अपने जगह पे चले गए हुए थे। ऐसा करते हुए ना कुछ दिन बीत गए थे और अब बोर्ड मीटिंग होने में, क्योंकि 1 महीने बाद होनी थी ना, बस 4 दिन रह गए थे। तो सुयांग और मिस तानिया अभी और वांगजी तीनों ऑफिस में थे और विंग घर पे था और घर का सारा काम कर रहा था, क्योंकि वो जंगल की शेरनी बन चुकी थी और अपने दायित्वों को भी ले चुकी थी। वो अंकल हान के साथ में रहते रहते तो सब कुछ सीख ही चुका था, तो अभी वो पूरे घर के कार्यभार को संभालता था और साथ में वांगजी को भी। तो सुयांग और मिस्तानिया दोनों उसके पास आते हुए कहते हैं, सर अब हमारे पास बस 4 दिन है। आपने तो मिस रेनरेन से शादी की नहीं, प्रपोजल तो ठुकरा दिया, उसके बाद आपने उन्हें कोई रिप्लाई भी नहीं दिया, तो अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे? वांगजी कहता है, अब वक्त आ गया है, क्योंकि मेरे पास मेरे मॉम के भी कुछ शेयर्स है और अब बोर्ड मीटिंग की बारी है। इतना बोल करके वांगजी एक डबल स्मैक दे रहा होता है और इन दोनों के पल्ले तो कुछ भी नहीं पड़ रहा होता है। वो लोग सभी तैयारियां कर चुके होते हैं और जितने भी बोर्ड मेंबर्स थे उन लोगों ने आधा से ज्यादा को वांगजी ने पैसे देकर डरा धमकाकर फैमिली का वास्ता दे करके अपनी तरफ कर लिया था। अब पूरे 4 दिन बाद बोर्ड मीटिंग वाले दिन सामने लैन सिचन बैठे हुए थे और एक सामने वांगजी, मतलब आमने सामने वांगजी बैठा हुआ था। आधे लोग उसकी तरफ बोली लगाते हैं और आधे लोग वांगजी की तरफ बोली लगाते हैं। अब 2 ही लोग बचे थे, एक वही जो तानिया आती है और एक पेन ड्राइव ला करके रख देती है। फिर वहां पे वो कुछ जो एनालिटिक्स फाइल्स होता है उन लोगों को वो चेकआउट करके बताती है, जिसमें था कि जो कंपनी के 100% शेयर थे उसमें से 20% शेयर लांसिचन के थे, 20% शेयर वांगजी के थे, 20% शेयर उसके फादर के थे, 20% शेयर उसके मदर के थे और 5-5% उन दोनों के पार्टनर्स के थे। तो इस नाते से 25-25 उन दोनों के पास हुए, 20 उसकी और 20 उसकी। तो लांसिचन के जो मॉम डैड थे वो वांगजी के साथ रहते थे, ना कि लांसिचन के साथ में, इसीलिए 20-20-40 तो वो दोनों शेयर्स भी वांगजी के साथ थे। इस हिसाब से 25 और 40 हो गया 65% एक्स्ट्रा था वांगजी के पास। अब वो सारी जितने भी शेयर्स थे उन सबको कैलकुलेट करता है, तो अभी वांगजी का शेयर्स सबसे 3% ज्यादा आ रहा था। ये देखकर तो भाई साहब सबके पैर तले जमीन ही खिसक गई थी और वो हक्का बक्का होकर देख रहे थे ये कब हो गया। वांगजी वापस से खड़ा होते हुए खुद को कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए कहता है, तो इस बार भी फाइनल सीईओ मैं ही बनने वाला हूँ। और मिस तानिया और सुयांग दोनों ग्रीट करते हैं, अंदर तालियां बजाते हैं। उसके बाद वांगजी बड़े ही स्टाइल से, जो कि अपने भाई से वो जीत चुका था, बाहर आ जाता है। स्लैन सेशन खड़ा होते हुए कहता है, कंग्रेचुलेशन ब्रो,
पर अभी भी बाजी पलटने में टाइम नहीं लगेगा। और इतना बोल करके वो उसे एक डबल स्मैक दे रहा होता है, अब जो कि वांगजी को पता है कि उसका भाई कुछ ना कुछ तो झूल-मूल करेगा ही करेगा। इसीलिए वो कहता है बेस्ट ऑफ लक ब्रो। इतना बोल करके वांगजी वापस से बाहर आ जाता है। जैसे ही वो अपनी कार में बैठता है और थोड़ी दूर गया ही था कि उसका कार बूम ब्लास्ट कर जाता है और सभी को एक्सीडेंट हो गया था, कोई मरा नहीं था। और इधर लैंस चैन बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था और सबको अनाउंस करता है कि अब वो फाइनल सीईओ बनने वाला है, क्योंकि उसका भाई अब इस दुनिया में नहीं था। जबकि वांगजी जिंदा था। एक्चुअली में हुआ क्या था कि वांगजी को पता चल गया था कि उसका भाई कोई ना कोई कांड करेगा ही करेगा, इसलिए जिस कार से वो आया था उस कार में उसने बॉडीगार्ड को डाल दिया था और वो बॉडीगार्ड वाले कार में जाकर बैठ गया हुआ था। जैसे ही ये न्यूज एक्सप्लोर होती है, वांगजी जो कि अपार्टमेंट चला आया हुआ था उस एक्सीडेंट के बाद डायरेक्ट रास्ता कट करके वो देखना चाह रहा होता है। इधर विंग का रोरो को बहुत बुरा हाल हो चुका था, क्योंकि अब उन दोनों के बीच में सभी चीज़ें नॉर्मल होने लगी थी, लेकिन जैसे ही सुना कि उसका हस्बैंड अब इस दुनिया में नहीं रहा तो उसे बहुत बुरा लग रहा होता है। 2 दिन बाद वांगजी सारे मीडिया के सामने में आकर अनाउंस करता है कि वो अभी जिंदा है। भाई हम जिंदा हैं, क्यों मार रहे हो हमें। और ये आग की तरफ फैल जाती है और वांगजी कुछ प्रूफ्स दिखाता है जिसमें पता चलता है कि इन सभी के पीछे लैंस चेन का हाथ था। जिस बेस पे जो पुलिस वाले थे वो लैंस चेन को अरेस्ट करके जेल में ले जाते हैं और फाइनली वांगजी उसे कंग्रेचुलेसन विश करने के लिए जेल में आता है और उसे कहता है कंग्रेचुलेसन ब्रो, मैंने आपसे पहले ही कहा था गुड लक, पर आपने सुना ही नहीं। अब आप पूरी लाइफ के लिए यहाँ पे आप सड़ सकते हो। हाँ, आपके पीछे मैं आपकी वाइफ और आपके बेटे दोनों का ख्याल रखूंगा और अगर आप सुधर गए तो आज से 6 साल बाद मैं आपको इस जेल से रिहा भी करा दूंगा, समझे ना। इतना बोल करके वांगजी अपने आइस पे गोगल्स चढ़ाते वहां से निकलता है और जैसे ही घर आता है विंग भाग कर जाता है और उसके गोद में चढ़ जाता है और रोना शुरू कर देता है। वांगजी उसके बैग को सोप करते हुए कहता है वाइफी तुम बहुत ज्यादा रोतरू नहीं हो, जब देखो तब रोती ही रहती हो, इतने आंसू बहाओगी कि बाल्टी भर जाएगा और फिर सारा पानी ले जाकर मुझे खेत में डालना होगा या फिर किसी प्यासे को पिलाना होगा। वैसे तुम्हारे आंसू नमकीन होंगे ना। विंग उसके चेस्ट पे मारते हुए कहता है तुम बहुत दुष्ट हो, तुमने मेरे बारे में नहीं सोचा। हाँ, तो वांगजी कहता है हाँ मैं तो भूल ही गया, मुझे तुम्हारे बारे में सोचना चाहिए। और इतना बोल करके अपना बैग वो सुयांग को दे देता है और कहता है तुम समझ गए ना। बेचारा सुयांग उसके साथ रहते रहते उसकी रग रग से वाकिफ था। वो कहता है यस बॉस। और कहता है हाँ इन लोगों का पता नहीं क्या ही होगा। और इतना बोलकर स्वयं वहां से चला जाता है। अंकल हान को भी पता था कि अब नेक्स्ट आगे क्या होने वाला है, तो अंकल हान भी जितने भी सर्वेंट्स थे एक्स्ट्रा वो सबको उस मेंशन से बाहर निकलवा देते हैं और खुद खाना बना चुके थे इसलिए वो भी मेंशन छोड़ के चले जाते हैं। वहीं वांग जी विंग को अच्छे से कैरी करता हुआ बेडरूम में लाता है और फिर उसके साथ वो अपना हॉट रोमांटिक सेशन स्टार्ट करता है जो कि बहुत लॉन्ग जाने वाली थी। और इसी के साथ ये जो 2 शॉट वाली स्टोरी थी ये 1 शॉट खत्म होती है। तो कैसा लगा आप लोगों को ये पार्ट मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।